आज से हम चैप्टर नंबर 2 को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग अपने कोर्स का स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आप इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी 11 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस और बाज़-औक़ात 13 से 17 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 को बाकायदे तौर पर शुरू कर ही चुके थे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, हमने ये कहा था कि ये फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मुराद होती हैं? वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनकी मेजरमेंट करना मुमकिन हो, जो मेजरेबल होती हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और मेजरमेंट का क्या मतलब था? याद कीजिए, मेजरमेंट का मतलब था कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशन डिस्कस करते हैं, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी से कम है तो कितनी कम है, अगर कोई चीज़ दूर है तो कितनी दूर है, या कोई क्वांटिटी करीब है तो कितनी करीब है, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो कितनी बड़ी है, और कोई चीज़ अगर छोटी है तो कितनी छोटी है। आप जब दुकान पर जाते हैं तो अपनी मखसूस चीज़ ले लेते हैं और उस मखसूस चीज़ के एवज़ कोई ना कोई पैसे आप दे देते हैं, अमाउंट दे देते हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी रिकॉल कीजिए, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल होती हैं, उनको हमने कह दिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए कितनी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है? दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। नंबर 1 मैथमेटिकल नंबर, नंबर 2 प्रॉपर यूनिट। अगर आप मैथमेटिकल नंबर और प्रॉपर यूनिट इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट कर दें, किसी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ ना करें, तो मैंने कहा था कि बात मीनिंगलेस रह जाती है। और इस हवाले से आपको मिसाल दी थी कि अगर आप दुकान पर जाकर चीनी डिमांड करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे 3 किलोग्राम चीनी चाहिए। आप पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल डलवाते हैं तो आप वहाँ कहते हैं पेट्रोल पंप वाले को कि मुझे 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। और इसी तरीके से अगर आप कोई कपड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप जाकर कहते हैं 6 मीटर या 7 मीटर या 8 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो हर जगह पर जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो दो चीज़ें लाजमी तौर पर ज़रूरी होती हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? मैथमेटिकल नंबर और प्रॉपर यूनिट। तो इन दोनों को ज़हन में रखना है। उसके बाद फिर हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्केलर्स के लिहाज से, दोबारा से कुछ बुनियादी बातें करते हैं स्केलर्स के हवाले से। तो मैंने कहा था कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैथमेटिकल नंबर या यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हमने उनको क्या कह दिया था? स्केलर्स। देखें, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट रिक्वायर्ड होता है। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट्स ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स। जब आपने दुकान पर जाकर चीनी डिमांड की थी तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड बताया था 3 किलो। तीन क्या था? मैग्नीट्यूड। और साथ में आपने चीनी डिमांड करने के लिए प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल किया, यानी किलोग्राम। तो वो 3 किलोग्राम क्या बन गया था? स्केलर। ठीक है ना? जो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही हो, जिनकी हम स्केलिंग कर रहे हो यानी पैमाइश कर रहे हो, स्केल, तो उसी से क्या बन गया है? स्केलर। ठीक है। इसी तरीके से जब आप पेट्रोल पंप पर गए थे तो वहां पर जाकर आपने कहा था कि मेरी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डाल दें, तो ये 2 यानी 2 ये क्या था? मैग्नीट्यूड। और लीटर क्या था? पेट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर यूनिट। इसी तरीके से जब आप कपड़ा लेने के लिए गए थे तो वहां पर आपने दुकानदार से क्या कहा था कि मुझे फला कपड़ा 6 मीटर दे दीजिए, तो ये 6 यानी 6 ये क्या था? मैग्नीट्यूड। और मीटर ये क्या था? कपड़े के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर यूनिट। तो वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी मुनासिब मिकदार एंड प्रॉपर यूनिट और मखसूस यूनिट या इकाई के जरिए से डिस्क्राइब कर सकते हो, उन्हें क्या कह दिया जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज कह दिया जाएगा। अब स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें डायरेक्शन तो इन्वॉल्व है ही नहीं,
तो हमने लिखा है दैट इज स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एनी स्केलर क्वांटिटी, यानी कोई स्पेसिफिक मखसूस डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप चीनी वाले को, शॉपकीपर को ये नहीं कहते कि आपको चीनी किस डायरेक्शन में चाहिए, आप कपड़े वाले को ये नहीं कहते कि आपको किस डायरेक्शन में कपड़ा देना है, आप पेट्रोल पंप पर जाकर ये नहीं कहते कि किस डायरेक्शन में पेट्रोल डलवाना है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन डिस्क्राइब नहीं की जाती, लिहाजा इसको क्या कह दिया जाएगा, स्केलर। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, एग्जाम्पल आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर लेंथ, इसी तरीके से एरिया, इसी तरीके से मास की हमने बात की, चीनी क्या है मास के तौर पर आपने लिया है। फिर इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, तो आप मुझे इस वक्त जो भी टाइम होगा वो बता देंगे, क्या उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, नहीं इन्वॉल्व होगी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त कराची का टेम्परेचर कितना है, तो आप मुझे मखसूस टेम्परेचर बता देंगे, क्या उसमें कोई डायरेक्शन आप इंडिकेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, लिहाजा ये क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनके अलावा भी और बहुत सी स्केलर क्वांटिटीज हैं जो आप कोर्स में पहले पढ़ते भी रहे छोटी क्लास में, और अब फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी पढ़ चुके हैं, आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपने स्केलर क्वांटिटीज और मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। आगे चलते हैं, फीचर्स क्या होंगे स्केलर क्वांटिटीज के, उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ स्केलर्स यानी गैर सिमती मिकदारों के फीचर्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ दोबारा से नोट कर लीजिए कि स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट नीड डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। स्केलर क्वांटिटीज को अपनी वजाहत के लिए किसी किस्म के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। स्केलर क्वांटिटीज आर कंपेरेबल ओनली व्हेन दे हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर सेम हो, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को मालूम करना समझा था। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर हम यूज कर रहे होते हैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो कहलाती है डायमेंशन। ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है चैप्टर नंबर 1 का। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन अगर सेम होगी तो आप उन्हीं स्केलर क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। मिसाल के तौर पर अगर वेट और मास की बात की जाए, तो हम आम जिंदगी में वेट और मास को सेम समझ रहे होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वेट क्या है, एक फोर्स, उसकी नेचर कुछ और है, और मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसकी नेचर कुछ और है, और दोनों की डायमेंशन भी सेम नहीं है, अलग अलग डायमेंशन है। लिहाजा वेट और मास को हम कंपेयर नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्क और एनर्जी की, तो वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सेम। यही वजह है कि हम वर्क और एनर्जी, चूंकि दोनों स्केलर्स हैं, इनको आपस से कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए क्या जरूरी है, उनकी डायमेंशन का सेम होना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, तो टू और मोर देन टू स्केलर क्वांटिटीज मेजर्ड इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप दो स्केलर क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, तो अगर उनकी मैग्नीट्यूड और साइन सेम है तो वो इक्वल तस्वर किया जाएंगे। अगर दो स्केलर क्वांटिटीज जो किसी सेम सिस्टम ऑफ यूनिट यानी MKS भी हो सकता है, या MKS का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल ही होता है, जिसमें हम मास के लिए किलोग्राम और इसी तरीके से लेंथ के लिए टाइम के लिए सेकेंड और लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से CGS सिस्टम होता है। अगर आप फर्स्ट करें एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं यूनिट का, उसमें दो स्केलर क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त बराबर होंगी जब उनकी मिकदार भी बराबर हो, उनके साइन भी सेम हो, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम रूल्स ऑफ अलजेब्रा।
सिंपल मैथमेटिक्स जब अप्लाई करते हैं एडिशन के लिए, दो क्वांटिटीज़ को जमा करने के लिए, या दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए, जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है वही रूल अप्लाई किया जाता है स्केलर्स के ऊपर। ठीक है ना। तो जो फीचर्स आपने पढ़े हैं उसमें पहला फीचर क्या पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज़ कंपेरेबल होती हैं उस वक्त जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम हो। अगर किसी सेम सिस्टम के लिहाज से बात की जा रही हो तो दो स्केलर क्वांटिटीज़ उस वक्त बराबर होती हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और साइन बराबर हो, सेम हो। इसी तरीके से स्केलर क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रिक मेथड के जरिए। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर्स के वाले से हम बात करते हैं कुछ। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जब हम बात कर रहे होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली और मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ समझनी है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादातर जो बात करेंगे यानी कि 99% जो हमारी कोर्स आउटलाइन है चैप्टर नंबर 2 की वो वेक्टर्स के लिहाज से है। तो आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ तमाम बातें सुननी है और समझनी है। वेक्टर्स में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें प्रॉपर यूनिट भी होगा, और लाजमी चीज़ क्या होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है, मिकदार का होना ज़रूरी है, प्रॉपर यूनिट का होना ज़रूरी है, और इन दोनों के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे फर्ज करें आप घर से निकलकर कॉलेज आते हैं, तो घर से निकलकर कॉलेज आने के लिए आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई टाइम आपको लग रहा होता है, और आपकी कोई ना कोई स्पीड होती है, कोई ना कोई रफ्तार होती है। डिस्टेंस कितना कवर करते हैं वो मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा, आपकी स्पीड कितनी है वो भी मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा, आपको कितना टाइम लगा वो भी मैग्नीट्यूड, और साथ में प्रॉपर यूनिट भी इस्तेमाल करेंगे आप। डिस्टेंस आप बता देंगे, फर्ज करें किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर। आपकी स्पीड कितनी थी, फर्ज करें किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। आपको कितना टाइम लगा, फर्ज करें आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो ये आवर क्या हो गया, यूनिट टाइम का, और 1/2 या 1.5 ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आप घर से निकलकर कॉलेज आ रहे होते हैं तो एक डायरेक्शन भी तो इन्वॉल्व होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें और कॉलेज पहुंच जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जब आप घर से कॉलेज आ रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, प्रॉपर यूनिट के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है। लिहाजा ये तीनों चीज़ें अगर किसी क्वांटिटी के अंदर शामिल हों, कौन कौन सी तीनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसको आप क्या कह देंगे, वेक्टर्स। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे सदर जाना है, तो जाहिर है कि मैं आपको सदर जाने वाली गाड़ी में की तरफ इशारा करूंगा और आपको रूट समझाऊंगा कि किस डायरेक्शन में मूव करते हुए आप सदर जा सकते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर हैदराबाद जाना है और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी में ट्रेवल करूं कि हैदराबाद पहुंच जाऊं, तो मैं लाजमी तौर पर हैदराबाद जाने वाली जो बस होगी, जो भी गाड़ी होगी, उसमें ही आपको ट्रेवल करवाऊंगा, क्योंकि हैदराबाद जाने के लिए आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आम लाइफ में जब बात कर रहे होते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट के साथ साथ बाज़ स्पेसिफिक डायरेक्शन को लाजमी शामिल करना पड़ता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या बन जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। यानी कि अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज मस्ट टू डिस्क्राइब एनी वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना बेहद ज़रूरी होता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ देख सकते हैं आप पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको मैंने हाईलाइट किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी को आप डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट और स्पेस डायरेक्शन तीनों का ख्याल रखना है। एग्जाम्पल क्या हो सकती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो देखते हैं एग्जाम्पल। चंद कॉमन वेक्टर क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं जिनसे आप फेमिलियर भी हैं। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डिस्टेंस जो कि फासला यानी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट यानी ये भी फासला ही होता है लेकिन इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है।
जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप अगर यहाँ से सदर जाना चाहते हैं तो सदर जाने के लिए जाहिर है कि कोई ना कोई फासला आपको कवर करना होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से आगे चलें तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बेसिकली क्या कहलाती है? रफ्तार। जब आप यहाँ से सदर जा रहे होंगे तो आपकी कोई ना कोई रफ्तार होगी, स्पीड होगी, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने की वजह से वो क्या बन जाएगी? वेक्टर। और अगर वो वेक्टर बन गई तो आप उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की स्पीड को क्या कह देंगे? वेलोसिटी कह देंगे। अगर वेलोसिटी आपकी विद रिस्पेक्ट टाइम तब्दील हो रही हो तो इसको क्या कह देंगे? एक्सीलरेशन, फिर फोर्स, फिर इसी तरह मोमेंटम और इसी तरह टॉर्क। ये मैंने चंद एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं जो कि वेक्टर्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी और दीगर वेक्टर क्वांटिटीज मौजूद हैं जो आप थ्रू आउट द कोर्स पढ़ते रहेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम मजीद फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर फॉर्म की उसकी बात करेंगे। और आप याद करें तो हमने चैप्टर नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल मोशन और जिसमें हमने सर्कुलर मोशन की बात की थी, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी, एंगुलर एक्सीलरेशन की बात की थी। तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज ही हैं। मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं वेक्टर्स के फीचर्स क्या होंगे। तो फीचर्स ऑफ वेक्टर्स यानी कि डायरेक्शनल क्वांटिटीज की फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज कि इनका मैग्नीट्यूड होता है। जिस तरह स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड या प्रॉपर कोई मिकदार वगैरह होगी, कोई आप क्वांटिटी वगैरह जब मेजर करें कोई मैथमेटिकल नंबर होगा, तो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ भी कोई ना कोई मैथमेटिकल नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड मौजूद होता है। इसी तरीके से जिस तरह स्केलर क्वांटिटीज की कोई ना कोई यूनिट होती है, जाहिर है कि वेक्टर क्वांटिटी का भी कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। जिस तरीके से स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड जो स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से वेलोसिटी का भी यूनिट होगा यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर के फीचर्स में मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट होता है, लेकिन अब जो खास बात आई है वो खास बात क्या आई है कि इनकी प्रॉपर डायरेक्शन भी होगी, इनकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। ये है खास बात, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो जाहिर है कि स्केलर की भी होती हैं, लेकिन वेक्टर की खास बात यहाँ पर क्या आ गई कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। मजीद हम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वी कांट स्पेसिफाई अ वेक्टर क्वांटिटी विदाउट मेंशन ऑफ डायरेक्शन। हम डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लिहाजा स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में हर जगह पर ख्याल रखना है, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करने के लिए आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी है। और आगे देखिए लिखा हुआ है, नॉर्मली वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स विद एरो साइन। ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के, यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में 4 तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा तरीका जो इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में, वो हम इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे। पहले 4 तरीके सुन लीजिए। फर्ज करें आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जुमला देखें, दे हैव मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है जो वेक्टर है, और फर्ज करें आप उसको पी से जाहिर करना चाह रहे हैं, सपोज कर लें वो क्या है पी। तो आप सीधी राइटिंग लिखते लिखते पी को इटैलिक कर दें, थोड़ा तिरछे फॉन्ट में लिख दें, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। तो एक तरीका तो ये कि आप इटैलिक केस अगर सीधी सीधी राइटिंग चल रही है तो आप थोड़ा तिरछा करके उस लेटर को बना दें, पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये वेक्टर है। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल होता है वो ये कि सीधी सीधी राइटिंग तो चल रही है, बीच में एक लेटर आ गया, फर्स्ट कर लीजिए आप वेलोसिटी जाहिर करना चाह रहे हैं, तो वेलोसिटी के वी को आपने बोल्ड कर दिया, बाकी सारे फॉन्ट बारीक हैं, वी को आपने बोल्ड कर दिया, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि जो वी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा ये होता है कि सीधी सीधी राइटिंग चल रही है, अब आ गया फोर्स, मिसाल के तौर पर फोर्स का एफ लिखा, एफ को अंडरलाइन कर दिया। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज अंडरलाइन नहीं है, आपने फोर्स लिखा और फोर्स को अंडरलाइन कर दिया, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि फोर्स एफ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये 3 तरीके हो गए, लेकिन ये दुनिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, होते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। इटैलिक केस यानी तिरछा फॉन्ट और इसी तरीके से बोल्ड लेटर सिर्फ या फिर सिर्फ अंडरलाइन, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। दुनिया में कॉमनली जो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा तरीका है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड लेटर के साथ लिखते हैं और फिर एरो उसके ऊपर मार्क कर देते हैं। मिसाल के तौर पर
यहाँ देखिए, जैसे वेलोसिटी के लिए v है तो v के ऊपर आपने तीर का निशान डाल दिया, तो हम यही प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे कि तीर का निशान लाजमी तौर पर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से फोर्स के लिए f तो तीर का निशान। कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसको फर्ज करें आपने a से जाहिर किया हुआ है, अब वेक्टर दिखाने के लिए आपने उसके ऊपर एरो मार्क कर दिया, तो यहाँ पर खास बात जो हमें नजर आ रही है वो खास बात क्या नजर आ रही है कि हम यहाँ पर बेसिकली वेलोसिटी है, मिसाल के तौर पर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी f है और तो उसके ऊपर हमने क्या किया, एक और तीर का निशान लगा दिया। इसी तरीके से कोई वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम t से जाहिर कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम तीर का निशान लगाएंगे। यही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपने लाजमी तौर पर एरो को मार्क करना है। Vector quantities cannot be added, subtracted, multiplied or divided by the simple rules of algebra. जिस तरह हम स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल मैथमेटिकल मेथड के जरिए ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को सिंपल अलजेब्रिक रूल के मुताबिक सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्या होगा, लिखा हुआ वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड। देखिए यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर लिखा नजर आ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए। ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप जानते हैं हेड टू टेल रूल या फिर ग्राफिकल मेथड या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल होता है। हेड टू टेल रूल आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं, और हमने चैप्टर नंबर 3 जहां इनक्लाइंड प्लेन को समझा था वहां पर, और चैप्टर नंबर 4 जहां प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा था वहां पर हेड टू टेल रूल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड अप्लाई किया था। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये तरीकेकार हैं। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जो आगे चल के हम समझेंगे, उसको अप्लाई किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटीज को हम आम तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपल मेथड के जरिए ना ऐड करेंगे, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड करेंगे। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं और ग्राफिकल मेथड के तौर पर भी हो सकते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि फीचर्स ऑफ वेक्टर्स आपने पिक कर लिए होंगे। बुनियादी चीज़ जो यहाँ समझ आ गई वो क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, वरना मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट तो स्केलर में भी होते हैं। डायरेक्शन को आपने लाजमी तौर पर मेंशन करना है। अगर आप डायरेक्शन मेंशन करना भूल जाएंगे या गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो डायरेक्शन यानी एरो हेड जो यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये देख सकते हैं आप, जैसे वेलोसिटी है फर्ज कर लीजिए, या कोई वेक्टर क्वांटिटी एफ है, या कोई वेक्टर क्वांटिटी ए यानी वेक्टर एरिया है, या कोई रिजल्टेंट वेक्टर या नॉर्मल डायरेक्शन है या टेंशन वगैरह है, तो आप उसके ऊपर एरो मार्क कर सकते हैं, लाजमी करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार क्या होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है। देखिए वेक्टर के अंदर हमने ये तो समझ लिया कि मैग्नीट्यूड शामिल है, हमने ये भी समझ लिया कि इसके अंदर प्रॉपर यूनिट भी है, और हमने ये भी समझ लिया कि इसके अंदर डायरेक्शन भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आप यूज करेंगे विद एरो हेड, जिसके ऊपर आप एरो हेड मार्क करेंगे। जो हेड होगा उस एरो का वो क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन बता रहा होगा वेक्टर की, और एक टर्मिनल पॉइंट होगा वेक्टर का, जैसे अभी थोड़ी देर में आपको बात समझ आ जाएगी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सूटेबल स्केल। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से लाहौर तक का फासला बताना चाह रहे हैं, अब यहाँ से लाहौर तक का फासला क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ से लाहौर फर्ज कर लीजिए 1200 किलोमीटर के फासले पर है, 1200 किलोमीटर का फासला है लाहौर का। तो क्या 1200 किलोमीटर आप पेपर पे इतनी लंबी लाइन खींच सकते हैं? 1200 किलोमीटर नहीं। आप क्या करेंगे, एक सूटेबल स्केल ले लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, फर्ज कर लीजिए 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। तो 1000 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर के।
यानी 1 सेंटीमीटर आपने किसके बराबर सपोज कर लिया, 100 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ से लाहौर तक का फासला 1200 किलोमीटर का बताना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप फासला बताना चाह रहे हैं लाहौर का 1200 किलोमीटर, तो आपने क्या किया, एक लंबी लाइन खींच दी जैसे यहाँ पर आपने देखा है, और फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, एक एरो मार्क कर दिया इस तरीके से। और फर्ज करें कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है, तो 1200 किलोमीटर के लिए कितनी लंबी लाइन खींचेंगे आप, 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। यानी जो लाइन है ये कितने सेंटीमीटर लंबी हो गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर बेसिकली क्या बता रहा है, 1200 किलोमीटर। आपने सपोज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ये फर्ज कर लीजिए बराबर है 1000 किलोमीटर के, सॉरी 100 किलोमीटर के, फर्ज कर लीजिए। तो यहाँ से लाहौर तक का फासला हमने क्या सपोज किया, वही 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर का फासला दिखाने के लिए क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी और डायरेक्शन बता दी वेक्टर शो करने के लिए कि कराची से लाहौर की बात आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने क्या किया है, एक हेड बना दिया, ठीक है ना, एरो हेड। तो अब ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है ये क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड, और ये जो तीर का निशान है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर से देखिए, ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है ये क्या बता रही है, यहाँ से लेकर लाहौर तक के फासले का मैग्नीट्यूड, और ये जो तीर का निशान नजर आ रहा है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि लाहौर कितनी दूर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या डायग्राम में देखिए टी एफ वी डी, इनके मैग्नीट्यूड देखिए, लेंथ जो कि अलग अलग है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, तो लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी लेंथ कुछ और है, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, इसकी लेंथ कुछ और है, इट मींस दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ और है। और फिर डायरेक्शन देखें, ये वाली फोर्स राइट डायरेक्शन में जबकि ये वाली फोर्स अपर डायरेक्शन में है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको सुटेबल स्केल पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, स्केलर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट। स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने कराची से लाहौर तक के फासले को बताने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, और फिर लेंथ के आखिर मैंने क्या कर दिया, एक वेक्टर डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर यानी कि यहाँ पर एरो बनाया, एन एरो हेड इज पुट एट वन एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एक एंड पर एक एरो को आप पुट करते हैं जो कि डायरेक्शन बता रहा होता है। द टेल एंड ऑफ द वेक्टर इज रिगार्डेड एज इनिशियल पॉइंट। टेल एंड का मतलब जो लाइन मैंने खींची, देखिए ये वाला हिस्सा टेल है, ये जो आपको मैं इस वक्त बता रहा हूँ इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। तो देखिए ये जो हिस्सा है, कौन सा वाला, इस हिस्से की बात करूँ, ये जो हिस्सा है ये टेल है, और ये वाला हिस्सा क्या है, हेड, ये हेड है, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अगर कराची से लाहौर की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, कराची, और ये क्या हो गया, लाहौर। कराची से लाहौर कितनी दूर है, इस लाइन के जरिए पता चला, किस लाइन के जरिए पता चला, इस लाइन के जरिए कराची से लाहौर कितनी दूर है, और डायरेक्शन ये आ गई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड है, यानी इतनी दूर है, 1200 किलोमीटर मीन्स 12 सेंटीमीटर के जरिए आपने दिखा दिया।